ये सख्त हैरानी का सबब है कि वो जो सीपीएमटी में इतनी बढ़िया रैंकिंग लेकर डॉक्टर बनी हो, वो इतनी रेडिकलाइज कैसे हो गई कि उसने फिर एक गैंग बना डाला। वो गैंग जो उसी जैसे दूसरे ब्राइट डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करती चली गई और उन डॉक्टर्स ने फक्र के साथ अपने ग्रुप का नाम ही रख दिया रेडिकलाइज डॉक्टर्स। और जब यह पता चल रहा है कि इस साजिश के तार तो तुर्की तक से जुड़े हुए थे, बांग्लादेश से विस्फोटक पहुंचाया जा रहा था, तो असल में यह साजिश क्या ग्लोबल होती जा रही है। इस पूरी साजिश से आज वो तमाम परतें हटाएंगे जो इसको अभी तक गोपनीय बनाए हुए हैं, और कई सारी चीजें ऐसी जो सावधान करने वाली भी हैं। क्यों कह रहे हैं हम दिल्ली ब्लास्ट केस में क्या क्या आज नया हुआ है, जरा देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ कि बांग्लादेश से यह विस्फोटक आया। पहले यह समझा जा रहा था कि क्या किसानों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करके विस्फोटक बनाया जा रहा था। टारगेट पर अयोध्या और काशी के मंदिर थे। अयोध्या का मंदिर, काशी का मंदिर, हिंदू आस्था के ये बड़े केंद्र, वहां पर निशाना बनाए जाने की, और सबसे बड़ी बात, संभ्रांत लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था, डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जा रहा था, डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया जा रहा था, जिनके ऊपर कभी कोई शक नहीं कर सकता, जिनको जिंदगी देने वाला समझा जाता है, जिंदगी छीनने वाला नहीं। बांग्लादेश से विस्फोटक, तुर्की से जुड़ा हुआ तार, 11 दिन तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई कार, 2 साल से धमाके की प्लानिंग, ये वो तमाम पॉइंटर्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की अड़ी घूमेगी। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए ये खबर, इस वक्त की बड़ी खबर ये रही आपके सामने। देश के 5 एयरपोर्ट्स को बम की धमकी मिली। देश के 5 एयरपोर्ट्स को बम की धमकी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इसमें शामिल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। त्रिवेंद्रम, हैदराबाद एयरपोर्ट को भी धमकी मिली। यह बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जब एक खास तरह की मानसिकता इस समय देश में प्रिवेल कर रही है, उन लोगों की भी जिन्होंने इस ब्लास्ट को होते हुए देखा है, उन लोगों की भी जो ये समझ रहे हैं कि अब इस तरह का केस जाहिर है 12-13 साल के बाद अगर दिल्ली में देखने को मिला है तो ये वन ऑफ इंसिडेंट किसी तरीके से हो गया, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन फिर जाहिर है जब ये हुआ होता है तब दिमाग में घाव, दिल में घाव बहुत ताजा होते हैं। और फिर जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता आपको ये बता रहे हैं कि ये थ्रेट क्या इस समय किसी ने सनसनी फैलाने के लिए की है, या ये थ्रेट क्रेडिबल लग रही है? जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, ये तकरीबन दोपहर 3:30 बजे इंडिको को एक ईमेल रिसीव हुआ जिसके अंदर इन 5 एयरपोर्ट का नाम था। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। हालांकि पूरा चेक किया गया, अभी तक कहीं भी कुछ भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि नॉन स्पेसिफिक एक थ्रेट थी ये, तो फिलहाल अभी तक इसको रूल आउट किया गया है। लेकिन फिर भी जाँच एजेंसियाँ पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर हैं। नहीं तो पता चल गया क्या इसके आईपी वगैरह से, किसी से ये पता चल रहा है कि कहां से ओरिजिनेट हुई है मेल, किसने इसको भेजा क्या ये? और खास तौर से क्योंकि एजेंसीज में अब वैसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि किस तरह के कहां से आने वाली मेल्स को क्रेडिबल समझा जाता है, जिसमें कुछ लगता है कि हाँ वाकई इसमें एक्शनेबल कुछ है, और कई जगह से आने वाली मेल्स को ये होक्स समझा जाता है। क्या इसको डिफरेंशिएट किया जा सका? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियां इसके आईपी एड्रेस के जरिए मेल भेजने वाले शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले पूरा जितने भी 5 ही एयरपोर्ट थे, दिल्ली, त्रिवेंद्रपुरम, इसके अलावा लखनऊ, सभी पर पूरे तरीके से छानबीन की गई, लेकिन कुछ भी बरामदगी नहीं हुई। तो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरफ बढ़ रही कि आखिरकार मेल भेजने वाला कौन शख्स था, उसका मकसद क्या था, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आ पाया, ना ही उसकी पहचान हो पाई है। जी जितेंद्र, आप निगाह बनाए रखें, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपने हम तक पहुंचाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। देश के 5 एयरपोर्ट्स को बॉम्ब की धमकी दी गई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एयरपोर्ट्स पर बॉम्ब की धमकी, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को भी धमकी भेजी गई है। दोपहर 3:30 बजे ये मेल आया है एक फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी को, और इसमें यह धमकी दी गई है कि इन तमाम जगहों पर बॉम्ब से इन जगहों को उड़ाए जाने की तैयारी है। तो इस समय जिस तरह का माहौल पूरे देश में प्रिवेल कर रहा है, क्या कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व इसका फायदा उठाना चाहते हैं, या वाकई इस समय किसी भी तरह की धमकी को, किसी भी तरह बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले जाने की जरूरत है? अगला देखिए, एक इको स्पोर्ट्स कार। दिल्ली धमाकों के बाद एक बहुत बड़ा अलर्ट आ रहा है। दिल्ली पुलिस को एक और कार की तलाश है। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की तलाश कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल इको स्पोर्ट्स कार भी थी। इस कार को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट भेजा गया है।
तो ये पता चल रहा है कि ये जो पूरी गैंग थी, जिसमें एक के बाद एक लोग नए चेहरे सामने आ रहे हैं, कई डॉक्टर सामने आ रहे हैं, और उसमें एक और कार का जिक्र हो रहा है। ये कार लाल रंग की एक इको स्पोर्ट से, अगर आपके आसपास इस तरह की कोई इको स्पोर्ट जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा अचानक आपके पास कहीं खड़ी हुई दिखाई देती है, तो फौरन पुलिस को इत्तला कीजिए। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स है जिसको दिल्ली पुलिस तलाश रही है। इसमें भी विस्फोटक हो सकते हैं, या इस पूरे मामले को उसका से पर्दे हटाने के लिए इस कार की भी तलाश और इसको ढूंढा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की अड़ी में आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। साजिश के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह भी आपको बता दूं कि ये जो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार का दूसरा मालिक है उमर के पास वो कार भी थी i20, हालांकि वो पेपर्स पर नहीं थी, तारिक या आमिर के नाम पर उसने लिया था और खुद चला रहा था उसको। पैसे उसी ने भुगते थे, उसी ने भुगतान किया था जब ये कार खरीदी गई थी। और जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उमर के नाम वो गाड़ी भी थी और ये इको स्पोर्ट्स भी उमर के नाम पर ही है। पुलिस जांच कर रही है कि ये वही उमर है या कोई और। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी कार डीलर्स और वर्कशॉप से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इको स्पोर्ट्स कार का रंग वर्कशॉप के जरिए हो सकता है उसका पेंट बदल दिया गया हो। सीलमपुर के पते पर रजिस्टर्ड है ये इको स्पोर्ट्स कार। और अब अगली खबर भी जरा इसी के साथ देख लीजिए, फिर मेहमानों को इंट्रोड्यूस करता हूं और बताता हूं कि आज के अपडेट्स पर क्या है उनका थ्रेडबेयर एनालिसिस। लेडी आतंकी शाहीन पर एक बड़ा खुलासा। शाहीन के खाते में जैश ने पैसे भेजे, मिनी कमांड सेंटर के लिए पैसे ट्रांसफर किए। एक मिनी कमांड सेंटर बनाया जाना था। आपको मालूम है कि यहां जमातुल मोमिनात बनाया जा रहा था, उसका मुखिया बनाया गया था शाहीन को। अक्टूबर नवंबर से इसमें रिक्रूटमेंट्स बढ़ा दिए गए थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की बड़ी बहन उसमें मारी गई थी और तभी उसने बिलक बिलक कर कहा था कि अब मैं इसका बदला लूंगा। और छोटी बहन को फिर उसने दारोमदार दिया कि अब महिलाओं को रिक्रूट करो। उसी की जिम्मेदारी यहां शाहीन को दी गई और शाहीन को यहां मिनी कमांड सेंटर बनाने के लिए पैसे भेजे गए। मसूद अजहर की बहन से सीधे संपर्क में थी शाहीन। एजेंसियां विदेशी फंडिंग की जांच में जुटी हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर धमाके के इस पूरे प्लॉट को रचने के लिए 30 से 40 लाख रुपए शाहीन ने ही दिए थे। तो मिनी कमांड सेंटर बनाने के लिए और 30-40 लाख रुपए इस घटना को अंजाम देने के लिए दिए गए थे। और ये सारे पैसे पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान, मसूद अजहर, उसकी बहन सादिया, इस सबको फंड कर रहे थे। मसूद अजहर को ये पैसे जाहिर है वहां के सरकार ने और बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर जो पैसे पहुंचाए गए थे, उस पैसे को यहां टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया मसूद अजहर की तरफ से। विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आइए जरा आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिनय पंड्या मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं और अशोक कुमार जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तराखंड के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वेद भूषण जी रिटायर्ड एसीपी हैं, यहां मेरे साथ स्टूडियो में चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले यह समझा जाए, एक और कार का जिक्र इसमें आ रहा है। क्या धीरे धीरे ये पता चलेगा किस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग और बहुत सारे वाहन, क्योंकि ये जो व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वाला मॉडल है, ये मॉड्यूल है जो जिसमें VVIED का इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को बॉम्ब बना दिया जाता है, किसी जगह से टकरा दिया जाता है। ये टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। क्या इसको कई जगहों पर रेप्लिकेट करने की प्लानिंग थी, इसीलिए कई चेहरे और कई गाड़ियां इसमें मुलव्विस और शामिल हो सकते हैं? वेदभूषण जी। देखिए दिनेश जी, अब इसकी जांच पहले मदरसे और मस्जिद से निकलकर अल फराह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, जिसके अंदर 8 अरेस्ट अभी तक हुए हैं। 6 डॉक्टर्स पाए गए, पढ़े लिखे डॉक्टर, स्टोप लगाने वाले, कार के ऊपर डॉक्टर का स्टिकर लगाने वाले, जिनके ऊपर हिंदुस्तान में कोई शक नहीं करता क्योंकि इज्जत से देखा जाता है। अभी जिसमें से 4 डॉक्टर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2 डॉक्टर JNK के हैं। अल फराह यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से, बदरपुर बॉर्डर से वो स्थित है। सरकार ने 76 एकड़ लैंड दौज एरिया के अंदर 40 रुपए गज पर उनको दी हुई है, जिसमें 40% स्टूडेंट JNK से आते हैं, तमाम मुस्लिम है। अब आप तमाम क्रोनोलॉजी को समझे, इसमें जो पाक का एंगल आ रहा है, टर्की का एंगल आ रहा है, इसलिए कल भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने इसकी तफ्तीश NIA को हैंडओवर कर दी है, क्योंकि इसके इंटर स्टेट रेमिफिकेशन, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसके तार जुड़े इस लिहाज से आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले मदरसों पर, मस्जिदों में या उन जगहों पर जहां पर निचले तबके से जुड़े हुए वो लोग जिनको पैसों की लालच में या ब्रेन वॉश करके उनको लाया जा सकता था इजीली,
क्योंकि उनको इंडोक्ट्रिनेट करना बड़ा आसान होता था। उन जगहों पर पहले तलाश होती थी, लेकिन अब वहां से तलाश अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। पढ़े लिखे लोग, व्हाइट कॉलर लोग, और ये नेफेरियस डिजाइन। आइए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, अभिनव पंड्या जो है वो काउंटर टेररिज्म के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए जरा, डॉक्टर शाहीन पर लेटेस्ट पर्दाफाश क्विकली दिखाइए। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को जैश से फंडिंग मिल रही थी, मैंने आपको बताया। ये सीपीएमटी में एक बड़ी रैंक लेकर एक बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी जो ये डॉक्टर बनी थी, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जिंदगियां बचाने का जिससे काम करना चाहिए था वो अचानक खोई खोई सी रहने लगी, पता नहीं किस दुनिया में रहने लगी, वो और उसका भाई परवेज दोनों। और फिर देखिए क्या होता चला गया। शाहीन के अकाउंट में विदेशी ट्रांजैक्शन के सुराग हैं, सीधे सीधे ट्रांजैक्शन हुआ है अकाउंट के जरिए, खुद उसी का अकाउंट यूज किया गया है। एजेंसियां फरीदाबाद मॉड्यूल की टेरर फंडिंग की जांच में जुटी हुई हैं। नेक्स्ट दिखाइए। और इसमें जैश के इशारे पर महिला विंग रिक्रूटमेंट सेंटर खोल रही थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया, ये था जमातुल मोमिनात, और उसकी हेड थी इंडिया में ये मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर के लिए जैश ने इसे फंड ट्रांसफर किया था। और इस तरीके से पैसे देकर यहां पर लोगों को बहकाने, बरगलाने, और जाहिर है जो दीन का रास्ता नहीं है उस तरफ, उसी को दीन का रास्ता बताकर उस तरफ ले जाने की तैयारी थी। शाहीन सहारनपुर हापुड़ में गुप्त ठिकाने तलाश रही थी। बीच में अचानक, जबकि ये कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रही थी, अच्छी नौकरी, एमबीबीएस एमडी, ये आसानी से कोई नहीं बनता। ये बनने के बाद नौकरी करते हुए अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो जाना, और गायब होने के बाद इस तरह के कामों में मुलव्विस हो जाना, यह समझ में नहीं आने वाली बात है। अभी तक यही लगता रहा कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग जिन्हें दीन दुनिया का एक्चुअली पता नहीं है, जिनको नहीं मालूम अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनको अच्छे के नाम पर बुराई बेच दी जाती है। लेकिन यहां तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। यह जरा समझने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर अभिनव पंड्या, क्या आपके लिए भी एक चैलेंज है समझना? अभी तक आपने टेररिज्म के, अभी अभिनव पंड्या हमारे साथ नहीं है तो मैं जरा के सिन्हा साहब के पास लेकर जाता हूं। के सिन्हा साहब, आप लोगों ने तो देखा है, आप रहे हैं वहां पर, एलओसी के पास आपने रहकर ये देखा है कि किस तरीके के लोगों को बरगलाया जाता है, कौन से वो लोग हैं जिनके हाथों में 500 रुपए में पत्थर थमा दिए जाते हैं। लेकिन यहां तो इतने पढ़े लिखे लोग। जय हिंद दिनेश। जय हिंद। देखिए, यदि मैं आपको बताऊं, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, जौहरी डॉक्टर था, और जो बड़े काम होते हैं यही लोग करते हैं। और खाली उसमें आपका जिहाद यदि आप शामिल कर दें तो ये मत कहें आप प्लीज़ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाहिल हैं, ये जिहादी हैं। इनकी सोच यही है, पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता और भी डेंजरस होता है। हाँ, पत्थरों में हाथ में जो छोटे वाले जो OGW की बात कर रहे हैं, जो ज़मीन पे करते हैं, वो उनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, उनका उतना योगदान नहीं होता जितना इनका योगदान होता है। आपने बताया डॉक्टर शाहीन साहिब, वो जो जमाते उल मोमिनात जो उन्होंने खोला है, जिसमें सादिया अजहर हैं या समीरा अजहर हैं, ये दोनों उनकी बहनें, उनकी बड़ी बहन मारी गई है। और एक बड़ी खबर आ रही है और आपके लिए भी ये बड़ी खबर है, लिहाजा सुन लीजिए, उसके बाद आपका एनालिसिस देखता हूं। पुलिस को लाल रंग के जिस संदिग्ध कार की तलाश थी वो मिल गई। फ्लैश कीजिए ये खबर। फरीदाबाद पुलिस ने इको कार को पकड़ा। खंदावली गांव के पास मिली इको स्पोर्ट्स कार। फरीदाबाद पुलिस ने इसको पकड़ा है, खंदावली गांव के पास मिली है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स है और इस इको स्पोर्ट्स का मालिक भी उमर ही बताया जाता है। लेकिन क्या ये वही उमर है? डॉक्टर उमर। जितेंद्र हमारे संवाददाता एक के बाद दूसरी न्यूज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ न्यूज ब्रेक हो रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर। जितेंद्र, बहुत मुबारक आपको। एक और खबर आप सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। इस कार के बारे में क्या पता चला? मालिक वही डॉक्टर उमर है? जी बिल्कुल, देखिए इसका मालिक वही मोहम्मद उमर है जो I-20 कार का मालिक था, और ये कार जो है फरीदाबाद के पास खंदावली से बरामद की गई है। दरअसल इसको लेकर लगातार तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और दिल्ली NCR के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को अलर्ट किया गया था, और लगातार फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस इस गाड़ी की तलाश भी कर रही थी। लेकिन अब ये गाड़ी राउंड अप कर ली गई है, खंदावली के पास ये गाड़ी मिली है। लेकिन क्या इससे कुछ विस्फोटक मिला है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जी, कैसी जगह पे पार्क थी ये? कोई मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पार्क थी, किसी आइसोलेटेड जगह पर पार्क थी? इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है? फोन करना उसे। जितेंद्र कह रहे हैं अभी जानकारियां जुटा रहे हैं। आप देखिए ये कितना एक तरीके से चैलेंजिंग काम होता है, उसी वक्त इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसी वक्त आप तक पहुंचाना, इसमें कोई डिले ना हो, तुरंत इंफॉर्मेशन मिले, आप तक पहुंचाई जाए, इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो। ये तमाम चैलेंजेस होते हैं एक एथिक्स वाला जर्नलिज्म करने वाले ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के सामने, और जितेंद्र उसे बखूबी निभा रहे हैं। जितेंद्र, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आइसोलेटेड जगह पर पार्क मिली है, किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर पार्क मिली है? खंदावली जो गांव है वहां बस्ती में या बाहर, कहां, खेतों में?
जी बिल्कुल, देखिए आउटस्कर्ट के पास ये गाड़ी बरामद हुई है और इस बारे में जो गांव के लोग थे उन्होंने ही पुलिस को इत्तला दी थी, क्योंकि लगातार ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि तमाम न्यूज़ चैनल इस गाड़ी के बारे में जिक्र कर रहे थे। उसी में से एक शख्स ने, जो कि खंदावली का रहने वाला है, पुलिस को इत्तला दी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गाड़ी को राउंड अप कर लिया गया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जा रही है फरीदाबाद पुलिस की, ताकि तफ्तीश की जा सके कि आखिरकार क्या इस गाड़ी का इस्तेमाल भी विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया था। तो अभी फिलहाल ये इनिशियल जानकारियां हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर आ रही है उसमें भी आपसे अपडेट लेंगे। जितेंद्र, एक और खबर ब्रेक हो रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर दिल्ली बात से जुड़ी हुई। ये रही आपके सामने अड़ी में दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़ा अपडेट। धमाके से पहले कमला मार्केट की एक मस्जिद गया था उमर। कमला मार्केट मस्जिद में 10 मिनट तक रहा था उमर। कमला मार्केट की मस्जिद से लाल किले की तरफ गया था उमर। तो पहले ये कमला मार्केट की मस्जिद गया था, उसके बाद लाल किले की तरफ फतेहपुरी मस्जिद के बगल में जो पार्किंग है वहां पर ले जाकर इसने गाड़ी लगाई थी। कमला मार्केट मस्जिद क्या करने गया था? क्या वहां से भी इसे कुछ निर्देश मिल रहे थे, या ये एक्चुअली क्योंकि अपना फोन ऑफ कर चुका था, इनकम्युनिकेटो था, वैसे में कहीं कहीं जाकर टाइम पास करने की इसकी नियत थी, क्या थी? जितेंद्र, इस बारे में क्या ब्यौरा है? जी बिल्कुल, देखिए बदरपुर बॉर्डर से होते हुए जैसे ही लाल किले के पास पहुंचा, उसके बाद जो इसकी लोकेशन जो ट्रैक की गई, एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये कमला मार्केट के पास एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर जाते हुए दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद उस मस्जिद से बाहर निकला है। हालांकि वहां पर पूछताछ भी की है पुलिस ने, लेकिन कोई भी इस ब्लास्ट से कनेक्शन उस चीज़ का नहीं निकला है। मकसद क्या था अभी तक कोई पूरे तरीके से साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि मस्जिद का या फिर अंदर जाने का, उसके अंदर कोई भी ब्लास्ट से या किसी टेरर एक्टिविटी से, इस चीज़ से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। उसके बाद ये वापस आया है, तब भी इसके चेहरे पर मास्क ही लगा हुआ था। वापस आने के बाद ये सीधा लाल किले की पार्किंग के अंदर गया और 3.5 घंटे तक वहां इसने वेट करा और उसके बाद सीधा बाहर निकल के गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल अच्छा जितेंद्र, बहुत संक्षेप में ये भी बता दीजिए चलते चलते, क्या पूरा रूट जांच एजेंसियां 8:19 बदरपुर बॉर्डर से एंट्री के बाद से लेकर 6:55 पर ब्लास्ट तक का पूरा रूट इस्टेब्लिश हो गया है क्या? तमाम जगहों पर सीसीटीवी इंश्योर कर गए क्या? रूट क्या था? क्योंकि कमला मार्केट इस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब वो रूट धीरे धीरे सर्टेन हो रहा है जहां से होकर इसकी गाड़ी गुजरी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे रूट को बना लिया गया, उसका पूरा पता चल चुका है कि बदरपुर से निकलने के बाद किस रास्ते से ये लाल किले तक पहुंचा, कैसे सीपी गया, कुनाट प्लेस में घूमने के बाद ये कमला मार्केट गया, मस्जिद के अंदर गया, फिर वापस लाल किले की पार्किंग में। आपने तीन महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जितेंद्र, आपके पास लौटूंगा। एक तो पूरा रूट एस्टेब्लिश हो चुका है, दूसरा ये इको स्पोर्ट्स लाल रंग की ये बरामद हो गई है, खंदावली गांव से, फरीदाबाद से बरामद हुई है। लेकिन क्या इसके अंदर विस्फोटक हैं? इसके अंदर से क्या बरामद, क्या इसके अंदर भी कोई असलहा है नहीं है, किस हालत में यह कार है, इस बारे में जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी उसी डॉक्टर उमर के नाम पर थी, जिस डॉक्टर उमर के नाम पर तो नहीं थी, लेकिन जिसका ओनर डॉक्टर उमर ही था। वो सफेद i20 जिसे उसने खुद बैठे हुए उड़ा दिया परसों शाम के समय 6:55 पर जो धमाका हुआ। तो कुल मिलाकर 2 गाड़ियां। अब ये दूसरी गाड़ी में क्या मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, और इसके लिए जो कि एक बड़े राज्य के डीजी रह चुके हैं अशोक कुमार, उनके पास जाना चाहता हूं। सर, मैं एक चीज, क्या इस तरह की घटनाओं के बाद प्रशासन और सिस्टम भी उन चीजों को सीरियसली लेने लगता है जिनको पहले वो नजरअंदाज कर रहा होता है? वरना ये चीजें इतनी कैसे बढ़ जाती हैं? इतना आगे बढ़ने के बाद क्यों फिर इस पर अंकुश लगना शुरू होता है किसी बड़ी घटना के बाद? ये बोलना तो आसान होता है, किंतु कार्रवाई के टाइम इतना आसान नहीं होता है। आप सोचिए कितनी संख्या में लोग हैं, कितने करोड़ों की संख्या में लोग और कितनी संख्या में गाड़ियां हैं। तो जब तक मैं एक पर्टिकुलर उसको किसी के पीछे ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तब तक इतनी पुलिस इतनी संख्या में तो है नहीं, ना इंटेलिजेंस इतनी संख्या में। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा जो ये नहीं, मैं क्यों ये पूछ रहा हूं सर, उसकी वजह बता देता हूं आपको। सहारनपुर में ये लोग गैदर करते थे, सहारनपुर में आसपास की जगहों पर शाहीन, परवेज, ये लोग मिला करते थे, वहां पर ये थॉट्स एक्सचेंज होते थे, या फिर अल फला में ये चल रहा था, तो आसपास के लोगों को कहीं कोई शक ना हुआ हो, ये संभव लगता नहीं है। एज अ सोसाइटी भी, एज अ सिस्टम में सिर्फ सवाल नहीं कर रहा हूं, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ सिस्टम, क्या तब हम बातों पर गौर करना शुरू करते हैं जब इस तरीके की चेतावनी भरी बातें हमारे आसपास हो जाती हैं? कई बार हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं महत्वपूर्ण चीजों को। यह जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, पॉसिबल है जो आप बोल रहे हैं, किंतु कुल मिलाकर के सुरक्षा एजेंसियों ने और इंटेलिजेंस ने तो पूरा मॉड्यूल को बस्ट किया है। ये भी तो सोचिए,
अगर वो रेड जो पोस्टर लगाए थे जैसे मोहम्मद के, अगर हमने नजरअंदाज किए होते तो आज यहाँ तक थोड़े पहुंचते हैं। नहीं, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप सर, इसके लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए एजेंसीज को, लेकिन जिसको कहते हैं निपिंग इन द बड, अब इतने दिनों से ये संभालने और समझने के बाद क्या हम उसको प्रिएम्प्ट कर सकते हैं, क्या हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं, या असल में इसको हमारी कामयाबी कहा जाना चाहिए कि इतना बड़ा वो लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन कम से कम इतने बड़े होने के बाद हमने किसी एक जगह जाकर उसको रोका तो सही। अगली खबर दिखाता हूं और उसके बाद आपके पास आता हूं। यह खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर इंटरनेशनल साजिश का भी अब जो मामला है वो सामने आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। उमर और शकील ने तुर्की की यात्रा की थी। उमर, डॉक्टर उमर जिसने खुद को उड़ा लिया, और उसका साथी शकील, इन्होंने तुर्की की यात्रा की थी। तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और शकील। उमर और शकील के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप मिले। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, जिस तरीके से तुर्की भूल गया कि उसके यहां भूकंप आने पर ऑपरेशन दोस्ती के तहत भारत ने न सिर्फ दवाइयां, खाने पीने का सामान, कपड़े मुहैया कराए, बल्कि वो मुहैया कराते हुए एक समय सोचा नहीं, कोई वक्त नहीं गंवाया, उस तुर्की ने किस तरीके से आतंक का खेल खेलने वाले इन लोगों की मदद की और अपनी जमीन को आतंकी साजिश रचने के लिए मुहैया कराया। जरा ये भी देखिए, ये आपके सामने जब रखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट का ये तुर्की कनेक्शन है। तुर्की को भी ये देखना होगा। तुर्की एक के बाद दूसरा सबूत खुद देता जा रहा है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ हैंड इन ग्लव्स है। जरा देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन। थ्योरी नंबर 1, तुर्की में बैठा जैश आतंकी डॉक्टर नेटवर्क का हैंडलर है। वहां पर बैठा हुआ है मसूद अजहर का वो गुर्गा जो इस पूरे गैंग को चला रहा था। दोनों कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स से भी ये लोग जुड़े हुए थे और उसके जरिए भी पता चला है कि ये लोग टर्की जाने के संदर्भ में न सिर्फ प्लान कर रहे थे, बाद में इन्होंने विजिट किया, उनके पासपोर्ट पर इसका स्टैंप भी था। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा की थी। डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी दोस्त है डॉक्टर शाहीन, और डॉक्टर उमर तो आप जानते ही हैं कौन है। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल दोनों डॉक्टर मॉड्यूल के नाम इसमें नेटवर्क में शामिल थे और इन लोगों ने किसी एक व्यक्ति के जरिए मसूद अजहर का जो कम्युनिकेशन है या मसूद अजहर तक जो कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज किए थे। तुर्की का हैंडलर ही सभी डॉक्टर्स को निर्देश दे रहा था। थ्योरी नंबर 5 ये भी है कि असल में उसी के जरिए सारे निर्देश मिल रहे थे। उसके जरिए डॉक्टर शाहीन को, डॉक्टर उमर को, डॉक्टर मुजम्मिल को सारा कम्युनिकेशन भेजा जा रहा था। अब जरा इसको भी समझते हैं। ये अब मेरे साथ अभिनव पांड्या भी जुड़ चुके हैं। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे सर हम, इसलिए भी क्योंकि काउंटर टेररिज्म में आपने बड़ा सारा काम किया है, रिसर्च की है। ये इसमें जो नई चीजें आ रही हैं, व्हाइट कॉलर लोग, संभ्रांत लोग इससे जुड़े हुए, दूसरे तरीके का एक तरीके से मॉडस ऑपरेंडी, धीरे धीरे करके विस्फोटक को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना, यह भी किसमें इंटरनेशनल कनेक्शन न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि तुर्की भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी से आपका एनालिसिस इस पूरे मामले में। मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहूंगा। आप, मेरा पेपर है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाइए, उसका टाइटल है टर्कीज इस्लामिस्ट एजेंडा इन इंडिया, आप उसको देखें। उसके अलावा मेरी एक किताब है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लोरेशन, वो 2019 मार्च का पब्लिकेशन है। उसके अंदर टर्की का जो सारी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है। प्रश्न मेरा ये कि देखिए, जब इतनी सारी चीजें पहले से जा रही थी, टर्की का जो इन नेफेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके ऊपर पहले ध्यान क्यों नहीं गया? मैं एक बात और आपको मैं प्रश्न करूंगा, बहुत तीखा प्रश्न है। आपको पता है जब पहलगाम अटैक हुआ उसके ठीक 1 महीने पहले टर्की में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रीसेटिंग इंडिया टर्की टाइज। उसमें भारत से कई सारे बड़े ख्यात विख्यात थिंक टैंक एक्सपर्ट्स, हमारे पूर्व एम्बेसडर्स वगैरह वहां पर गए थे और कुछ ऐसी एंटिटीज उस कॉन्फ्रेंस में पार्टनरशिप थी। आई थिंक एम्बेसी ऑफ इंडिया भी उसको ऑर्गेनाइज करने में कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन था। ये हमने ऑनलाइन देखा था ये चीज। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जब इतनी गतिविधियां वहां से हो रही है तो हम क्यों नजरें उसको अपनी कहते हैं चुप करके बैठे हुए हैं? ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब लेने में के सिन्हा साहब के पास जाता हूं। के सिन्हा साहब, यहां पर एयरपोर्ट्स को मेंटेनेंस के लिए तुर्की की एक बड़ी कंपनी को ठेका, उसके अलावा टर्की जाना, ये कल्चरल एक्सचेंज या संबंधों के सुदृढ़ करने के लिए, या हमने उनको जो मदद की थी किसी समय, हम मानवीय मदद या हम सद्भावना के तहत काम करते रहे और उधर से चलता रहा षड्यंत्र? सर, हम कब जाएंगे, हम कब समझेंगे कि सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है? देखिए दीपक, दिनेश जी, यही विडंबना है भारत की। भारत की विडंबना, इसी विडंबना के कारण भारत का बंटवारा हुआ। इसी विडंबना के कारण पाकिस्तान भी बना, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान बना। यदि ये विडंबना नहीं होती, यदि हम एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, तो हम देश के हित में उस समय भी काम किए और आज भी करते। हम बार बार जो हम एक मुखौटा पहन लेते हैं, एक चोला पहन लेते हैं
और पंचिंग करते हैं बिलो द बेल्ट। हम अपने लेवल पे नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं नहीं पूरा विश्व हमारा भाई है। कोई भाई नहीं होता, ये सब गलत है कि पूरा विश्व हमारा बंधु है। कोई बंधु आपके ऐसे नहीं बन जाते, सब अपनी साधते हैं। यदि आप जमीन पे लें, यदि आप चाणक्यों को नहीं सर, जब हमने ये कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा विश्व बंधु है सर, तब भी हमने जहर वाले सांपों को मारा है, तब भी हमने मच्छरों को मसला है, तब भी हमने खटमलों को मारा है सर। कंफ्यूज पीपल। नो नो सर, वी आर नॉट कंफ्यूज्ड, बट देयर कम्स अ टाइम, क्या टर्की जैसे नेशंस को लेकर अब हमको स्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बताइए आज सबसे बड़ा खतरा क्या है आपके पास? ये मॉड्यूल्स आफ्टर मॉड्यूल्स बन रहे हैं, 2-2 साल से ये पैसे ले रहे हैं, आपको तोड़ने में लगे हुए हैं, मगर कोई उसके ऊपर आवाज उठाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं इस्लामी फोबिया की बातें कर रहे हैं। ये इनकी दिमाग खराब है। देश की बात यदि करनी है, भारत की बात करते हैं तो हमें उसी तरह, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था तो आप और अभिनव जी क्या कह रहे हैं? क्या आप दोनों ये कह रहे हैं कि हमारा शत्रुबोध ठीक नहीं है, हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाते? अभिनव, आप भी यही कह रहे हैं क्या? खुलेआम दिखाई देता है। आ रहा हूं जनरल सिन्हा, आ रहा हूं। अभिनव सर, देखिए बात यह है कि आप ये पहले देखें कि पहचानने वाले कौन है। क्या एक पूरा तंत्र काम करता है, आपका एक पूरा एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहां पर लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग, मेरे और आपके शत्रु को पहचानने से उसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, जो फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेसी है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेसी है, वहां पर इन चीजों को लेकर के क्या परसेप्शन है उसकी बात कीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहां पर कतर की तरफ से जिस तरह से इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन मदरसों की फंडिंग हो रही है, आप उसकी जांच कीजिए। मेरी एक रिपोर्ट है, उसानास फाउंडेशन हमारा थिंक टैंक है, उसकी वेबसाइट पर जाइए आप, उसमें एक आर्टिकल है, बड़ी रिपोर्ट है, कतर्स इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन फंडिंग ऑफ इस्लामिस्ट। तमाम आपने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की हैं और कई जगहों पर पब्लिश की हैं, इसका आउटकम क्या निकला? नंबर 1। नंबर 2, ये जो व्हाइट कॉलर, ये जो पहले हम हाइब्रिड आतंकवाद के बारे में पढ़ते रहे कि ये आतंकवादी अब आम से दिखने वाले लोग होते हैं और सामने आते हैं, मारकर गायब हो जाते हैं, अब ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म आ गया जिसमें संभ्रांत बड़े पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, सर ये कितना डेंजरस इशारा है? देखिए ये बहुत डेंजरस है। मैं आपको, कैन आई स्पीक? हेलो, प्लीज गो अहेड क्विकली सर। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है, मैं फिर मैं एक बात कहूंगा, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। धारा 370 को जब हटाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को चेंज किया। उन्होंने अपने पुराने सारे OGWs जो कि पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाइड थे, उन सबको हटा दिया और ऐसे नए लड़के ढूंढे जो प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो थोड़े से एजुकेटेड हैं और शार्प हैं। उनको इसलिए ढूंढा गया क्योंकि एक तो वो एनोनिमस थे, उन पर किसी का शक नहीं जा सकता। सर तो ये दुनिया में आपकी और हमारी अभी तरफ ओसामा बिन लादेन का जिक्र के सिन्हा साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो खुद एक इंजीनियर था, लेकिन क्या है इस तरह के इंजीनियर और डॉक्टर जिनके लिए ये धंधा होता है, उनके लिए ऐसा कोई दीन का मामला नहीं होता, उनके लिए धंधा होता है, लेकिन बाकी कम पढ़े लिखे लोगों को वो एक तरीके से उसमें धकेलते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके। ये लोग किस तरीके से रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग? देखिए मैं एक बात कहूंगा, ये देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा, जब आप बात करते हैं इस्लामिस्ट टेररिज्म की, तो इसमें हम लोगों को एक मानना चाहिए कि एक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का एक बहुत मेजर रोल है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये भी मुस्लिम ब्रदरहुड और जमाते इस्लामी जैसी तंजीमों के प्रभाव में हैं, और ये लोग भी उतने ही रिलीजियसली मोटिवेटेड और रेडिकलाइज्ड हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग भी उतने ही रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड हैं तो ये बहुत डेंजरस इशारा है। दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है, बांग्लादेश से लाए गए थे विस्फोटक, भारत में कई जगहों पर बड़े धमाके की साजिश थी। बांग्लादेश भी वेदभूषण सर एकदम पाकिस्तान की ट्यून पर नाचने लगा है यूनुस के आने के बाद। देखिए दिनेश जी, मैं पहले टर्की के बारे में बताता हूं। मैं यूनाइटेड नेशंस में, साइप्रस एक कंट्री है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले गए थे। टर्की इतना नॉटी कंट्री है, इतना शैतान किस्म का कंट्री माना जाता है और सारे मुस्लिम कंट्रीज का वो खलीफा और दादा कहलाया जाता है उस एरिया के अंदर। तो साइप्रस के अंदर जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, जितने पैनलिस्ट हैं वो भी नहीं हुए होंगे, 1954 से 1/3 साइप्रस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और जिस तरह से नाक में दम कर रखा, अमेरिका ने
पूरी ताकत लगा ली थी। किस तरह से सर अमेरिका को नेटो में रखना पड़ रहा है उस कंट्री को। हाँ, तो बांग्लादेश की भी आप बात करें, बांग्लादेश की तो खुद पीएम हमारे यहाँ शरण लेके बैठी हुई है, उनको छिपा के रखा गया है। बांग्लादेश तो बर्बादी के कगार पर है, बांग्लादेश बर्बादी की कगार पर है। अगर सर आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए भारत नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है। नेपाल के रास्ते अभियुक्तों के भागने की आशंका है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है नेपाल बॉर्डर की निगरानी। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। अब जरा इंटरनेशनल साजिश का यह पर्दाफाश भी देखिए। इंटरनेशनल साजिश का यह पर्दाफाश अड़ी में देखिए जरा, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। अब ये देखिए बांग्लादेश से यहां से विस्फोटक चलता है और यह बताया जा रहा है कि नेपाल के रास्ते इसको भारत में लाया गया और यह छोटी छोटी क्वांटिटी में भेजा जाता रहा और यहां पर आप देख रहे हैं 3000 किलोग्राम विस्फोटक, बल्कि उससे ज्यादा क्वांटिटी अब बताई जा रही है, यहां पर इकट्ठा होता गया। इस तरीके से बांग्लादेश से इस रूट के जरिए, नेपाल के जरिए यह पहुंचता है, फरीदाबाद में ले जाकर छिपाया जाता है और दिल्ली में ले जाकर फिर ब्लास्ट किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं टर्की का हाथ किस तरीके से है, इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से नेपाल का इस्तेमाल। हम ये जानते हैं कि स्मगलिंग के लिए, अपराधियों के आने जाने के लिए नेपाल वाला रूट बड़ा, और इसको लेकर कुछ निर्णय करना पड़ेगा। और लेकिन बांग्लादेश भी अब, जो किसी समय यह मानता रहा कि हमको पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी दिलाने वाला, हमको अपना अस्तित्व दिलाने वाला भारत है और उसकी सदाशयता थी भारत की तरफ, अब वो कंप्लीटली एक रेडिकलाइज्ड और पाकिस्तान की ट्यून में नाचने वाला मुल्क बन गया है। ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, इसको लेकर भी हमको कुछ निर्णय करना पड़ेगा। अब अगर यह साजिश है तो वेद सर, मैं एक बात और समझना चाहता हूं। आपने क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस महकमे में एक महत्वपूर्ण पोजीशन संभाली है, एज एन इंडिविजुअल, दिल्ली का एक आम शहरी, फरीदाबाद का रहने वाला, नोएडा में रहने वाला, एनसीआर में रहने वाला, क्या ऐसा कर सकता है कि वो एजेंसीज के और भारत सरकार के हाथ और भारत की सुरक्षा के लिए और मजबूत हो? देखिए दिनेश जी, पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के अंदर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं। लगातार सीरियल ट्रांजिस्टर बम ब्लास्ट हुए हैं, तमाम ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, हाई कोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है। तो और अशोक साहब बिल्कुल, लेकिन बड़े समय तक एक लल था सर। हाँ, बड़े समय तक इसको रोकने में हमने कामयाबी हासिल की। लगभग 11 साल बाद ये ब्लास्ट का सीन दोबारा क्रिएट हुआ है। हालांकि एक एम्बेसी के बाहर पहले 11 साल पहले ब्लास्ट हुआ था, परंतु दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, किस तरह से हम उसको चेंज करना चाहिए, उसका रूप चेंज करना चाहिए। लेकिन एक अशोक कुमार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कार की जहां तक बात आ रही थी, दिल्ली के अंदर जो रजिस्टर्ड कार है, 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से, उससे 30 लाख गाड़ियां दिल्ली में आज रजिस्टर्ड जाते हैं। हर एक गाड़ी को चेक करना, उसको फ्रिस्क करना, उसमें असला है, कौन लोग हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पूरे हिंदुस्तान की आर्मी और पुलिस को लगा दिया जाए तब भी दिल्ली की गाड़ियों को चेक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तमाम जो तरीके हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के, अब एआई वाला जमाना है सर, अब एआई वाला जमाना है, जाहिर है बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तरीके बदलने होंगे, चीजें बदलनी होंगी सर, और बदलनी होंगी, वरना और कोई चारा नहीं है। अगर वो कोई चारा नहीं, वरना हम रिएक्टिव रहेंगे, हम कभी प्रोएक्टिव नहीं हो पाएंगे। अगली खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मारो भी और मारने के बाद रोने भी खुद ही लगो। देखिए जरा पाकिस्तान का ये नेचर, उसको मालूम है कि भारत ने यह तय कर दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा भारत के अंदर। तो उसने क्या किया, यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिलाया और खुद ही अपने यहां पर विस्फोट कराने के बाद अब रोना रो रहा है छाती पीट पीट के कि भारत ने करा दिया। कमाल है, देखिए ये कहलाता है पाकिस्तान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस्लामाबाद हमले पर दुनिया को गुमराह कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हरकत पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का करारा जवाब। अपने देश को देखें, हमें बदनाम करने की साजिश न रचें। यहां तो हमारे पास सबूत हैं। ये सबूत हमने 26/11 के दौरान भी दिए थे, हालांकि मानता नहीं है पाकिस्तान। ये सबूत हमारे पास आज भी हैं। हम बताएंगे कि टेलीग्राम में किस तरीके की बातें हुई हैं, हम बताएंगे किस तरीके से टर्की में जाकर मुलाकात हुई है, बताएंगे जैश के यहां से कैसे किस तरीके से डॉक्टर शाहीन के अकाउंट में पैसे आए हैं। लेकिन इधर क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं, बस इल्जाम लगा देना है कि इसमें भारत का हाथ है। वहां पर इन दिनों ये रिवाज इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर है उनको ये डर हमेशा लग रहा है कि अब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाला है। अब जरा ये भी देख लीजिए, दुनिया को कैसे कर रहा है गुमराह पाकिस्तान। आड़ी में नेक्स्ट जरा इस पर भी निगाह। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ये फॉल्स फ्लैग है। इस्लामाबाद में धमाके पर पाकिस्तान का पैंतरा, वहां हर दिन धमाके। आपने आतंकवाद को पनपाया है, अब हर दिन आतंकवाद की आग में अगर आप जल रहे हैं तो इसके लिए गुनहगार आप हैं। दुनिया पर इसका ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा और भारत पर तो बिल्कुल भी नहीं। शहबाज शरीफ ने फिदाइन हमले का आरोप भारत पर लगाया है। यह कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये असल में भारत ने करा दिया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद धमाके को दिल्ली ब्लास्ट का बदला बताया। मतलब इतनी जल्दी भारत यहां पर बदला लेने वहां पहुंच जाएगा, कमाल है।
कम से कम कुछ तो ऐसा कहा जाए जो दुनिया को रियलिस्टिक लगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं और इसको जिस तरीके से कोई गंदी चीज कचरे के डब्बे में डाल दी जाती है उसी तरीके से इसको रबिश कर दिया है भारत ने। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने भी ये पैंतरा सीख लिया है। के सिन्हा साहब, मारो और मारते ही रोने भी लगो। देखिए दिनेश जी, पाकिस्तान के इन पैतरों को तो हम जानते ही हैं, मगर हमें जो करना है वो ठोस चीजें करनी है। ऑपरेशन सिंदूर एक ठोस था, इसके बाद जो हम कर रहे हैं शायद उस ठोस कदम से रहें और इतना जल्दी इसको आप कहते हैं ना प्रोएक्टिवली हम करते हैं, तो अपनी पैरों को इतनी जल्दी अपने हाथों को ना खींचें जब तक कि कंक्लूड। ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है, केवल थमा है, कोई रुका नहीं है, मगर ये एक लंबी लड़ाई है। मगर इससे ज्यादा जो मैं मानता हूं अपने देश के अंदर जी जो ये चीजें हो रही हैं बहुत। सर लेकिन ये बताइए इन खबरों का मतलब क्या है? बांग्लादेश के पास, और खास तौर से इस तरफ मैं आपको कमेंट चाहूंगा, जरा कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। भारत ने 13 नवंबर के लिए नया नो टाइम नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। वायुसेना ने कुछ इलाकों में एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद किया है। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सिविल उड़ानों के लिए रूट बदले गए हैं। 13 नवंबर को कई फ्लाइट्स के रूट में तब्दीली हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशनल मूवमेंट के मद्देनजर यह फैसला किया है। भारत भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। के सिन्हा सर, इसमें क्या देखते हैं जो हमारे साथ इस समय बांट सकते हैं, रिवील कर सकते हैं? क्योंकि आपको यह भी मालूम है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के बहुत सारी बातें तैयारियों के मद्देनजर पता होने के बावजूद बहुत सारी चीजें डाइवर्ज नहीं की जाती हैं। के सिन्हा सर, जनरल सिन्हा को मेरी आवाज अभी नहीं जा रही है। जरा देखिए, क्या भारत के खिलाफ बड़ी साजिश? आप जरा इधर आ जाइए और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन, ये पहलू, ये पर्सपेक्टिव भी देता हूं। क्या ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है? आप जरा देखिए इधर क्या होता है। व्हाइट कॉलर आतंकी के संदर्भ में आप ये देख रहे हैं, ये पेशा डॉक्टर दिल्ली में धमाका किया गया, ये डॉक्टर उमर है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। अब अगर इसको आप इसको अगर आप बांग्लादेश से विस्फोटक पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान से यह बताया जा रहा है कि लोगों को बरगलाना किस तरीके से है, लोगों को, व्हाइट कॉलर लोगों को भी इंडोक्ट्रिनेट कैसे किया जाना है, टर्की इस सब में मदद करता है। तो जरा ये देखिए अब यहां पर जो दूसरे फ्रंट पे चल रहा है उसके मायने क्या है। क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है? यहां पर देखिए, पाकिस्तानी वॉरशिप PNSF चटगांव पोर्ट पहुंचा है और आपको मालूम है कि लगातार उस तरफ से भी यह कहा गया था, आतंकियों की तरफ से भी, कि हम पूर्वी इलाके से हमला करेंगे भारत की धरती पर। यहां पर इसका वॉरशिप का पहुंचना क्या दिखाता है? ये दौर 1971 के बाद ये दौरा जो हुआ है वॉरशिप का, ये पहली बार हुआ है। 4 दिन का इसको गुडविल पाकिस्तान और गुडविल, खैर पाकिस्तान इसको गुडविल विजिट बता रहा है और ट्रेनिंग और सहयोग पर बातचीत के लिए ये यहां पर पहुंचा हुआ है। जनरल सिन्हा, ये क्यों हो सकता है? ये वॉरशिप वहां क्यों पहुंचा हुआ है? देखिए, ये जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपना मोरलेस इट इज इन देयर लैप, यूनुस के आने के बाद आप ये लेके चाहिए, इस पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड अगेन। इंडिया को कोई भी यदि हमें स्ट्रेटेजिकली देखना है, वी हैव टू टेक इट दैट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज द सेम कंट्री। ईस्ट पाकिस्तान है एंड वेस्ट पाकिस्तान है। वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिवली। ये बताइए, यदि वहां के फैक्ट्री का हमें पता चला वहां से आया है, why can't we destroy that? हम अपने वेट के नीचे पंच करते हैं, we don't punch in the equal, we have to do it। कोई यदि आप अपने को सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको पूरा प्रूफ है साहब, आप क्यों नहीं कर सकते? और यही है जनरल सिन्हा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इससे हमको, हम निप इन द बड ना भी कर पाए तो कम से कम सेम वेट कैटेगरी में हमको पंच करते आना चाहिए। जनरल सिन्हा, ये खबर बताने के बाद आज वाइंड अप करना होगा। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान खौफ में है, ऑपरेशन सिंदूर से घबरा रहा है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ ने कहा है ये पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में है। ख्वाजा आसिफ का कहना है, देखिए वहां पर रोना भी रोया जा रहा है और पहले से चिल्लाया भी जा रहा है, हमला कर देगा, हमला कर देगा, हमला कर देगा। लेकिन अगर भारत ने यह तय किया है कि हमला होगा तो ख्वाजा आसिफ आप शांत रहें, आप चीखें, आप चिल्लाएं, आपकी जो मर्जी करें, जो होना है वो होकर रहेगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का।